In this lecture, we will study about how to calculate peak discharge using rational method. हमने पिछले लेक्चर में एम्पिरिकल मेथड और हमने एनवेलप कर्व देखा था. अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट किया जाता है रेशनल मेथड से. ठीक है, तो रेशनल मेथड, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू स्मॉल साइज लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर कैचमेंट, यानी कि 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम के कैचमेंट एरिया के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है. ठीक है, ये फॉर्मूले, ये रेशन मेथड की एक जो बेसिक इक्वेशन, जो गवर्निंग इक्वेशन होती है, वो होती है क्यू पी इज इक्वल्स टू सी ए आई फॉर टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी टी सी, वेयर क्यू पी इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो भी यूनिट होगी. सी इज द कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, कि हाउ मच प्रेसिपिटेशन इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू रन ऑफ, यानी कि रन ऑफ पर यूनिट रेनफॉल. A is the area of catchment and I is the intensity of rainfall. T is the duration of rainfall and TC is the time of concentration. ठीक है, तो ये गवर्निंग इक्वेशन है जो कि रेशनल मेथड को डिस्क्राइब करती है. तो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो किस पे बेस्ड है, वो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ पे बेस्ड है, एरिया ऑफ कैचमेंट पे बेस्ड है, साथ ही साथ वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे भी बेस्ड है. क्लियर है, तो ये आपकी गवर्निंग इक्वेशन है. ठीक है, अगर हम इसको समझना चाहें कि भाई ये क्यों कहा जा रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल शुड बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो पीक की इक्वेशन होगी ये क्यों इसी के लिए वैलिड होगी. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम रन ऑफ वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचे, अगर हम रन ऑफ वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचे, ठीक है, हम यहाँ पे रन ऑफ लिख दे रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम ले ले रहे हैं और बारिश हो रही है. सपोज प्रेसिपिटेशन इज अकरिंग इन एनी कैचमेंट और हम उस कैचमेंट के लिए रन ऑफ वर्सेस टाइम का ग्राफ खींच रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है हम कोई एक कैचमेंट है, ठीक है, एक कैचमेंट है, हम ये कोई आउटलेट पॉइंट कंसिडर कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये कर्व प्लॉट करेंगे. इस कैचमेंट पे बारिश हो रही है, इस कैचमेंट पे बारिश हो रही है, तो हमको इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे ये कर्व प्लॉट करना है. ठीक है, तो इनिशियली क्या होगी, जब बारिश होगी तो मैक्सिमम वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का और टाइम के बीच का ग्राफ का, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनिशियली क्या होती है, ज़्यादा होती है, फिर लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती जाती है, फिर एक वैल्यू के बाद वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है. क्लियर है, तो आपकी इनिशियली जब प्रेसिपिटेशन हो रही है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, थोड़ा सा रन ऑफ हो रहा है, तो टाइम के हिसाब से आपका रन ऑफ बढ़ रहा है. ड्यूरेशन, बारिश होती जा रही है तो धीरे धीरे आपका ड्यूरेशन, रन ऑफ इंक्रीज करता जाएगा और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि अब पानी ज़्यादा ज़्यादा रन ऑफ में कंट्रीब्यूट होता जा रहा है. ठीक है, और बारिश होती जा रही है. ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब रन ऑफ की हमें पीक मिल जाएगी. अब रन ऑफ की हमें पीक मिल गई, वो टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. क्योंकि पीक हमें कब मिलेगी, पीक हमें तब मिलेगी जब पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करेगा इस ओ पॉइंट पे रन ऑफ के लिए, यानी कि जब इस कैचमेंट के हर पॉइंट से पानी आउटलेट तक जाने लगेगा तभी आपका पीक अकर करेगा. ठीक है, या तो पीक अकर तब करेगा, मान लेते हैं दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट, ये आपका इस आउटलेट से फारदेस्ट पॉइंट है उस कैचमेंट का, तो पीक कब अकर करेगा, जब पानी यहां से भी आपका आउटलेट पे पहुंचने लगेगा. और पानी यहां से जो आउटलेट पे पहुंचने की ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. यानी कि जब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर अगर रेनफॉल ड्यूरेशन हो जाएगी तो आपका पीक मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर रेनफॉल की ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से कम होगी तो ये वाला यहाँ का वाटर आउटलेट में पहुंच ही नहीं पाया, वो इन्फिल्ट्रेट कर गया, क्योंकि बारिश रुक गई, अब वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा. ठीक है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, तो पीक हमको इस पॉइंट पे नहीं मिल पाएगा. तो पीक हमको कब मिलेगा, जब रेनफॉल की ड्यूरेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बराबर या तो उससे कम, उससे ज्यादा रहेगी. ठीक है, अब बारिश कंटिन्यूअस होती जाएगी, अगर टीसी से ज्यादा देर के लिए बारिश हो रही है तो अब कांस्टेंट रेट से पानी अंदर भी जा रहा है और आपका कांस्टेंट रेट से यहाँ पे रन ऑफ भी मिल रहा है, यानी कि अब ये पीक वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अब फिर अगर बारिश बंद हो गई तो फिर आपका ये रन ऑफ यहाँ से धीरे धीरे घटता जाएगा और फिर आपका जीरो हो जाएगा. यानी कि हमें पीक कब मिलेगा, पीक मिलेगा जब रेनफॉल की ड्यूरेशन टीसी के बराबर या तो उससे ज्यादा होगी. इसीलिए जो रेशनल मेथड है, जो इसकी गवर्निंग इक्वेशन है, वो बेस्ड है फॉर रेनफॉल ड्यूरेशन ग्रेटर और इक्वल्स टू टीसी. क्लियर है, तो ये तो गवर्निंग इक्वेशन थी. अब इसको हमने एक, इसका यूज करके हमने एक इक्वेशन डेवलप ही कर ली. ठीक है, जो कि है क्यू पी इज इक्वल्स टू 1/3.6 सी
ITCP. I is basically intensity of rainfall at time of concentration at exceedance probability capital P and A is the catchment area. ठीक है, तो QP किस में है, मीटर क्यूब पर सेकंड में है. C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, जो कि बेसिकली ये डिपेंड करेगी आपकी कैचमेंट एरिया पे, ठीक है, और आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे और आपका स्लोप ऑफ कैचमेंट पे, यानी कि जो भी कैचमेंट की प्रॉपर्टीज होगी उस पर डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा. क्लियर है. ITCP क्या है, मीन इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन इन mm per hour फॉर अ ड्यूरेशन इक्वल टू TC एंड एन एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी कैपिटल P. हमने एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी के बारे में कैपिटल के P के बारे में पढ़ ही लिया था, P इज इक्वल टू 1/T. तो ठीक है, यानी कि T क्या था, रिटर्न पीरियड था. A क्या है, ड्रेनेज एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर. तो आप ये फॉर्मूले की मदद से आप QP निकाल सकते हैं अगर आपको C पता हो, आपको I पता हो और आपको A पता हो. I किस पे पता हो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन पे पता हो, और एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी कैपिटल P पे पता हो. A किस में है, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. C क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ. कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ क्या, कैसे निकालते हैं हम, रन ऑफ पर यूनिट रेनफॉल. क्लियर है. तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा और यूनिट ध्यान रखिएगा. QP मीटर क्यूब पर सेकंड में है, A आपकी किलोमीटर पर स्क्वायर में है, C आपका कोई नहीं यूनिट लेस होगा, I किस में है, मिलीमीटर पर आवर में है. ठीक है. अब इसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, देखिए C की वैल्यू तो डिपेंड करेगी कि कैचमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करेगी. इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करेगी, कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है. कहने का मतलब है अगर C की बात करें, देखिए अगर कोई एक फॉरेस्ट एरिया है और एक कोई अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया पे रन ऑफ ज़्यादा होगा लेकिन फॉरेस्ट एरिया पे रन ऑफ कम होगा. ठीक है. तो C की वैल्यू अर्बन एरिया के लिए ज़्यादा होगी और C की वैल्यू फॉरेस्ट एरिया के लिए कम होगी. ठीक है, क्योंकि आपका अर्बन एरिया पे क्या होगा, कंक्रीट की रोड्स होंगी, इन्फिल्ट्रेट करेगा नहीं वाटर, जो भी प्रेसिपिटेशन हुई मैक्सिमम रन ऑफ में दे दिया. तो C कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है, कि कहने का मतलब कितनी प्रेसिपिटेशन आपकी रन ऑफ में कन्वर्ट हो रही है, तो वो C डिटरमाइन करता है. ठीक है. I हम निकाल सकते हैं, देखते भी है कैसे निकालेंगे, और एक कैचमेंट एरिया है. ठीक है, इन किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, किरपिच इक्वेशन, जिससे आप टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकाल सकते हो. वो क्या कहता है, TC इज इक्वल्स टू 0.01947 L की पावर 0.77 S की पावर -0.385. ठीक है. तो TC इज इक्वल्स टू 0.01947 L की पावर 0.77 S की पावर -0.385. TC क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन मिनट है. L क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर, यानी कि रिमोट लोकेशन से आउटलेट तक की डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल L. किस में कह रहे हैं, मीटर में कह रहे हैं. S क्या है, स्लोप ऑफ कैचमेंट, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा H बाई L. ठीक है, वेयर डेल्टा H इज डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑन कैचमेंट एंड आउटलेट. यानी कि अगर कहने का मतलब है, ठीक है, अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं ये बनाना चाहूँ तो अगर मान लेते हैं ये आपका आउटलेट है और ये आपका फारदेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, कैपिटल L है मीटर में. ठीक है, यहाँ के डिस्टेंस है क्या है, कैपिटल L है मीटर में. और डेल्टा H क्या है, इसका एलिवेशन माइनस इसका एलिवेशन. ठीक है, डेल्टा H क्या है, इसका एलिवेशन माइनस इसका एलिवेशन, डेल्टा H है, और डेल्टा H बाई L कर देंगे तो इस कैचमेंट का स्लोप मिल जाएगा हमें. ठीक है. तो आपका ये हो गया, TC इज इक्वल टू टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इन मिनट, L is the maximum length of travel of water, S is the slope of catchment, delta H by L, and delta H is difference in elevation between most remote point on catchment and outlet. ठीक है, तो हम ऐसे TC कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है. और इजी यूज के लिए हम ये कह सकते हैं कि TC इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 0.01947 K की पावर 0.77, वेयर K इज स्क्वायर रूट ऑफ L क्यूब बाई डेल्टा S. तो हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं TC. अब रेनफॉल इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सीडेंस प्रोबेबिलिटी कैपिटल P. रेनफॉल इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ ड्यूरेशन TC एंड डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस P, दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/T, वेयर T इज द रिटर्न पीरियड, इज फाउंड फ्रॉम रिलेशन विच इज इन फॉर्म ऑफ A. इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं I की वैल्यू. ये रिलेशन क्या है, KTX इज डिवाइडेड बाई TC प्लस A की पावर N, वेयर KX A and N आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन एरिया, यानी कि अलग अलग एरिया की इनकी वैल्यू अलग अलग होगी. T क्या है, रिटर्न पीरियड है, और TC क्या है आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. रिटर्न पीरियड की हम बात कर ही चुके थे पहले. ठीक है, और TC हमने टाइम ऑफ कंसंट्रेशन देख लिया, यानी कि इसकी फॉर्मूले की मदद से हम ITC भी कैलकुलेट कर सकते हैं. याद रखिएगा जो फॉर्मूले में ये मिलीमीटर पर आवर में है. ठीक है, फिर आता है रन ऑफ कोफिशिएंट.
It represents the integrated effect of catchment losses and hence depend upon the nature of surface, surface slope and rainfall intensity. कहने का मतलब है कि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एक अर्बन एरिया है और एक आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है तो अर्बन एरिया से ज़्यादा रन ऑफ होगा और फॉरेस्ट एरिया से कम रन ऑफ होगा। क्लियर है? तो जो कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ होता है वो आपका नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है, सरफेस स्लोप पे भी डिपेंड करता है, रेनफॉल इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, यानी कि कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली क्या होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, या तो सी मल्टीप्लाइड बाई रन ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ। तो जितना ज़्यादा सी होगा उतनी ज़्यादा आपकी रन ऑफ होगा। तो अगर कैचमेंट का स्लोप ज़्यादा होगा तो सी ज़्यादा होगा, सी ज़्यादा होगा तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है स्लोप ज़्यादा होता है तो रन ऑफ जल्दी पहुंचता है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। क्लियर है? अब हम एक इक्विवेलेंट सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कहने का मतलब है, अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया पे अलग अलग जगह पे अलग अलग आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि A1 के लिए कुछ अलग करेक्टरिस्टिक है, A2 के लिए अलग है, कुछ A3 के अलग है। तो इसके लिए C1 है, इसके लिए C2 है, इसके लिए C3 है। लेकिन अगर जब हमें रन ऑफ कैलकुलेट करना रहता है तो हमें पूरे कैचमेंट का कैलकुलेट करना रहता है। अब उस कैचमेंट के अंदर कुछ भी जो प्रॉपर्टी है उसको हम एक इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी में चेंज कर लेते हैं। तो इस पूरे कैचमेंट के लिए जो इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट होगा वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, C is equals to summation I is equals to 1 to n Ci multiplied by Ai divided by summation I is equals to 1 to n Ai। तो हम ऐसे इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इक्विवेलेंट का हम फॉर्मूले में यूज़ करके हम कैचमेंट एरिया से पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेशनल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। क्लियर है? तो आपका एम्पिरिकल इक्वेशन हो गया, आपका रेशनल मेथड हो गया।